हाय दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह यूनिक कोचिंग क्लासेस के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इंटर क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट लेकर आए हैं, ठोस की अवस्था। तो हम जानेंगे ठोस क्या है या ठोस की अवस्था क्या है। चूँकि हमें पता है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी मैटर हैं या जो भी मैटर है वह मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो हमारा हो जाता है ठोस, दूसरा गैस और द्रव। ठोस, द्रव, गैस, तीन की बात हम करते हैं। वैसे तो और भी इसकी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं, लेकिन मुख्यतः हम 3 अवस्थाओं की बात करेंगे, ठोस, द्रव, गैस की। तो आप द्रव और गैस को 11th के चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो जो ठोस है वो हमें 12th जो इंटरमीडिएट्स का फर्स्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो वो ठोस अवस्था है। तो हम जानेंगे ठोस अवस्था है क्या। हम इसे बेसिक रूप से 9th 10th 11th तक देखते हैं ठोस क्या है। सिंपली हम जानते हैं कि पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसका आयतन आकार निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। कभी ये जानने की कोशिश की या नहीं की कि ठोस का आयतन आकार निश्चित क्यों होता है। क्योंकि हमें पता है कि ब्रह्मांड में जितने भी अवयव हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो भी द्रव्य है, वह छोटे छोटे घटक कणों से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे घटक कणों से मिलकर बनता है और ये सभी घटक कण जो होते हैं आपस में जुड़कर एक बड़े द्रव्य, एक बड़े अवयव, एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो भी चीज जुड़ता है तो उसके जुड़ने में कोई न कोई बल कार्य करता है। क्योंकि कोई भी पिंड अगर बड़ा रूप लिया है, कोई भी जीव बड़ा हुआ है, तो वह छोटी छोटी कोशिकाओं से जुड़कर, छोटे छोटे घटक कणों से जुड़कर ही बड़ा होता है। तो ऐसे जो जितने भी द्रव्य हैं वह क्या हैं कि छोटे छोटे घटक कणों से मिलकर बने हुए हैं, जैसे हमारा ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। परंतु यही एक घटक के कारण ही, घटक के मध्य लगने वाले बलों के कारण ही पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हमें मिलती हैं। जैसे हमें ठोस मिलता है तो ठोस क्यों ठोस होता है, द्रव ये तरल क्यों होता है, गैस ये स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में कैसे प्रचलित होता है। तो इन सब का मुख्य वजह होता है उनके घटक कणों के मध्य लगने वाला बल, जो इनके मध्य बल कार्य करता है। तो हम चर्चा करेंगे ठोस के बारे में। ठोस अवस्था पदार्थ की ऐसी अवस्था है, भाई पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं तो ठोस भी एक अवस्था है पदार्थ की। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें क्या होता है, उसके घटक कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक बल कार्य करता है। जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है। किसके? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण प्रबल अंतर आणविक बलों के द्वारा बंधे हों। किसके? ठोस के। ठोस के जो मतलब क्या होते हैं भैया, अवयवी कण होते हैं वो प्रबल अंतराण्विक बलों के द्वारा बंधे होते हैं। प्रबल अंतराण्विक बलों के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है इनके क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच। ठीक है, तो यही जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अर्थात जो अवयवी कण या घटक कण होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं। और इन कणों के मध्य क्या हो जाता है, जो अंतराण्विक स्थान है, जो इनके गुणधर्म में हमने बताया है, ये अंतराण्विक स्थान ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसके कारण जब भाई कोई भी पिंड हो, सपोज दैट ये 2 पिंड हो गए, इनमें क्या है कि ये 2 कण हुए किसी ठोस के, मानो ये दोनों कण हैं, अब इनमें एक प्रबल अट्रैक्शन फोर्स वर्क करा तो ये धीरे धीरे करीब आ जाते हैं। जब करीब आ गए तो यहाँ पे आके रुक गए, तो इनके बीच क्या हो गया भाई, स्पेस कम हो गया। तो इसके कारण ये क्या हो जाएंगे, और सॉलिड स्टेट में हो जाएंगे, मतलब और कठोर हो जाएंगे, मतलब दृढ़ हो जाएंगे। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो पहले हम डिफिनेशन बता देते हैं कि ठोस अवस्था या ठोस क्या है। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक बल कार्य करता हो तथा जिनके कणों में स्थानांतरीय गति न पाया जाता हो, वे क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हो हमारे बेसिक आधार पर कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार, आयतन एवं आकृति निश्चित हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ठोस।
ये तो हमने बेसिक में पढ़ा। अब बात करते हैं, देखो जो ठोस होता है ये तो हमने जान लिया कि इसके कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक बल मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, और इनके अंदर क्या होता है, इनके कणों में स्थानांतरीय गति नहीं होता। स्थानांतरीय का मतलब कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं, परंतु ये क्या करते हैं, अपने अक्ष पर ही दोलन करते हैं, अपने अक्ष पर ही क्या करते हैं, दोलन एवं कंपन करते हैं। ठीक है, इनके अंदर विसरण दर भी नहीं होता, जैसे कि क्या होता है कि गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है स्वतंत्र अवस्था में, तो ऐसा ठोस में नहीं होता, इनमें विसरण दर नहीं होता है। अब इनके कणों के मध्य स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण इनका घनत्व गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। घनत्व और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो कह सकते हैं ठोस के गुण क्या है भैया, ये कठोर और असंपीड्य होते हैं, कठोर और असंपीड्य होते हैं। इनके आकार, आयतन एवं आकृति क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनके कणों के मध्य अंतराण्विक स्थान क्या होता है, कम होता है। इनके कणों की स्थिति क्या होती है, निश्चित, फिक्स होती है, और ये अपने अक्ष पर क्या करते हैं, दोलन एवं कंपन करते हैं। इनमें विसरण दर क्या होता है, बहुत कम होता है, और इनका घनत्व गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण क्या होता है, इनके कण पास पास होते हैं, जिससे इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अब गलनांक, इन्हें अगर मेल्ट करना है भाई, इनकी क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स वर्क किया है, प्रबल बल के द्वारा बंधे पड़े हैं, तो जिसके कारण ये क्या होते हैं कि इन्हें गर्म करेंगे तो अत्यधिक इनका गलनांक हमें प्राप्त होता है। ये है हमारे ठोस की बात। सिंपली जो बेसिक रूप से हम 9th 10th में पढ़ते चले आए हैं वही कि ठोस क्या है, जिनके अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक बलों के द्वारा बंधे हों, जिनके अवयवी कणों में स्थानांतरीय गति न पाई जाती हो, और ये कठोर व असंपीड्य हों, आयतन आकार आकृति निश्चित हो, अंतराण्विक स्थान कम हो, इनके कण क्या हो, स्थित हो, और ये अपने अक्ष पर दोलन एवं कंपन करते हों, इनमें विसरण दर कम हो, और जिनका घनत्व गलनांक उच्च हो। ये तो था ठोस की बात होगी। अब बात आती है ठोस के प्रकार की, कि इनके देखो कणों के आधार पे जो अवयवी कण, हमने बताया कि ठोस में अवयवी कण होते हैं और उनमें प्रबल अंतराण्विक बल होता है, तो इसी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा जो होता है वह होता है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो हमारा होता है वह होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ठोस के प्रकार हम देखते हैं, तो ठोस तो हम जान गए कि ठोस क्या है, बेसिक नॉलेज उसका जान गए, ठोस अवस्था क्या है। अब ठोस के प्रकार हम देखते हैं, तो ठोस मुख्यतः जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठोस जो मुख्यतः होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो इनके कणों की व्यवस्था के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हमारा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस, अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड और एम्फोरस सॉलिड के नाम से हम जानते हैं। तो हम ठोस जो है उनके कणों के आधार पर तो थोड़ी इनकी कणों की व्यवस्था देखी जाए। जैसे हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, और अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को मुख्यतः हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटे हैं। पहला है हमारा क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यह ऐसी मतलब पदार्थ का ऐसा अवस्था है या ठोस का ऐसा प्रारूप है जिसमें इसके जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित और एक नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं। एक उनको फिक्स और क्या होता है कि जो होता है डिफिनेट रेंज होता है, और एक निश्चित व्यवस्था होती है जहां पर वे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इन कणों की जो व्यवस्था का प्रारूप होता है वह क्या होता है, दीर्घपरासी होता है। कैसा होता है, लॉन्ग रेंज आर्डर। जो इनका मतलब इनके अवयवी कणों की व्यवस्था होती है लॉन्ग रेंज की होती है, दीर्घपरासी, एक लंबी श्रृंखला के तहत चलते हैं, लॉन्ग रेंज में होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, क्रिस्टल, जिसे हम क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल जालक जैसे। मतलब क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि ऐसी संरचना जिसकी समय के साथ लगातार पुनरावृत्ति हो, मतलब बार बार वैसी ही पार्ट देखने को हमें मिले। जैसे सपोज दैट हम देखते हैं, ये बना ले, ये हमारा क्या हो गया, कण हो गए खास तौर पे, और ये इनकी व्यवस्था है, ये इनकी क्या है, व्यवस्था है। अब इस तरीके से अगर कण व्यवस्थित हैं तो इन्हें क्या होगा, हमें बार बार कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था को देखना पड़ता है, जो क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है।
इस तरीके से हम व्यवस्था को देखते हैं। ये पार्टिकल्स है, सपोज दैट हम मान लेते हैं, ये हम एक डब्बे में बंद करते हैं, ये क्या हमारा एक घटक कण है। तो देखो ये व्यवस्था, इनकी एक निश्चित व्यवस्था है। जो इस तरफ से अगर देखा जाए तो सभी क्या है, ब्लैक पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और इस तरफ से अगर देखा जाए तो ये सब के सब हमारे क्या है, ब्लू पार्टिकल्स दिख रहे हैं कि नहीं। और देखो इनकी एक निश्चित और नियमित व्यवस्था है, एक एक के अंतराल पे, एक ब्लैक एक ब्लू एक ब्लैक, एक निश्चित फिक्स व्यवस्था है इनका। और ये दीर्घ परासी है, एक दूसरे में गैप भी है। ऐसे देखो, ऐसे देखा जाए तो ब्लैक, ऐसे देखा जाए तो ब्लू देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या हैं, ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कणों की क्या होती है, एक निश्चित और नियमित क्या होती है, व्यवस्था में पाए जाते हैं। और इनके अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, दीर्घ परासी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर की होती है। और जिसके कारण, इसी के कारण क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। परंतु जो इनका शीतलन वक्र होता है, शीतलन वक्र मतलब समझ रहे हो, जो इनके ठंडा गर्म करने का जो वक्र होता है वह क्या होता है, असतत होता है, एक फिक्स रेशियो में नहीं होता है, वह लगातार बदलता रहता है इनका। और इन्हें इसलिए हम क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या करते हैं कि अलग अलग प्रारूपों में क्या करते हैं, अलग अलग गुण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे सपोज दैट विषमदैशिक प्रकृति का मतलब ये है कि ये भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस पार्टिकल्स की हम बात करते हैं, एक बार दोबारा इरेज करके आपको दिखाते हैं विषमदैशिक प्रकृति का मतलब क्या होता है। जैसे इनके क्या होते हैं, चालकता, अपवर्तनांक, इनका कठोरता, तान्य समर्थता, आघात वर्धनीयता, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। सपोज दैट हम पार्टिकल्स की अभी बात किए थे, जैसे ये हमारा पार्टिकल्स हो गया, पार्टिकल्स की हम बात कर रहे थे, ये हमारा मान लो कोई क्रिस्टलीय सॉलिड है और इसके ये क्या हैं, घटक कण हैं, इसके घटक कण ये सभी हैं। ये घटक कण हैं इसके, और ये हम बॉक्स बनाते हैं, सपोज दैट ये हमारा है। तो जैसे हमने कहा कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति का मतलब ये होता है कि ऐसे ठोस जिनका क्या हो, भिन्न भिन्न दशाओं में या भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो, भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विषमदैशिक प्रकृति। जैसे भौतिक गुण चालकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, और इनका आघात वर्धनीयता हो गया, इनकी कठोरता हो गई, तन्य सामर्थ्यता हो गई, ये अलग अलग दिशाओं में क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। सपोज दैट जैसे हम अपवर्तनांक को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अपवर्तनांक को ले लेते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण, अपवर्तन आप लोग जानते हो और परावर्तन, यदि कोई प्रकाश की किरण चलती है, सपोज दैट ऐसे अगर आती है तो यहां पर क्या होगा, ये सभी ब्लैक पार्टिकल्स हैं, क्या है, ब्लैक पार्टिकल्स हैं। तो यहां पर अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो उसका अपवर्तनांक कुछ और होगा, और अगर इस दिशाओं में आती है, इस दिशा में आती है प्रकाश की किरण, तो इसका अपवर्तनांक भिन्न होगा, क्योंकि इस दिशाओं में अगर चलेगी तो सब क्या है, पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, सेम हैं, तो इनका क्या होगा, सेम अपवर्तनांक हुआ। परंतु यदि इस दिशा में चलती है तो सारे पार्टिकल्स, एक ब्लैक एक ब्लू एक ब्लैक, मतलब पार्टिकल्स डिफरेंट हैं, तो इनका अपवर्तनांक भी डिफरेंट होगा। क्योंकि जानते हो जैसे ही सरफेस चेंज होता है वैसे ही अपवर्तनांक रिफ्लेक्शन जो होता है वो चेंज होता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर सतह हमारा खुरदुरा है तो अपवर्तनांक कुछ और होता है, सतह सपाट है तो अपवर्तनांक कुछ और होता है। जैसे कि एक ग्लास ले लो, खुरदुरा ग्लास हो, उससे प्रकाश को हम गुजारें तो उसका अपवर्तनांक कुछ और होगा। एक बिल्कुल चिकना ग्लास हो, उससे अगर प्रकाश गुजरता है तो उसका अपवर्तनांक कुछ और होगा। जैसे जल से अगर प्रकाश गुजरता है तो उसका अपवर्तनांक कुछ और होगा, वायु निर्वात में चल रहा है तो उसका अपवर्तनांक कुछ और होगा। ऐसे ही पार्ट जो हमारा क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसके जो कण होते हैं, अगर सीधी रेखा में कोई आ रहा है प्रकाश तो उसका अपवर्तनांक कुछ और होगा। अगर इस रेखा में आ रहा है, मान लो कि तिरछी रेखा में आ रहा है तो इसका अपवर्तनांक कुछ होगा। अर्थात सिंपल सी भाषा में कि भिन्न भिन्न दिशाओं में इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न मिलते हैं। तो ऐसे ठोस जिनके भौतिक गुण मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, उससे हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, और उनके इस गुण को क्या बोलते हैं, विषमदैशिक प्रकृति हम कहते हैं। अब बात करते हैं कि यदि क्रिस्टलीय ठोसों को हम तेजदार हथियार से काटते हैं तो इनका विदलन क्या होता है, सपाट, मतलब इनका जो सतह दो भागों में विभाजन होता है वह सतह क्या होता है, बिल्कुल सपाट और चिकना होता है। ये क्रिस्टलीय ठोसों की बात थी।
कि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है? दीर्घपरासी होती है। अब हम बात करेंगे यहीं पर अक्रिस्टलीय ठोस का। अक्रिस्टलीय ठोस एम्फोरस सॉलिड की बात करते हैं, दूसरा हो गया। यहाँ पर हम बस अक्रिस्टलीय ठोस, ये हो गया हमारा एम्फोरस सॉलिड। इनके अवयवी कणों की क्या होती है? निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है। नहीं होती है। सिंपल सी बात कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये ऐसे ठोस हैं जिनके कणों की कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है। इनकी कोई ज्यामितीय संरचना भी फिक्स नहीं होती है, बल्कि क्रिस्टलीय ठोसों में ज्यामितीय संरचना फिक्स होता था। तो अक्रिस्टलीय ठोस नोट कर सकते हो, इनके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है। इनके अवयवी कणों की लिख सकते हैं एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है? लघुपरासी। कैसी होती है? लघुपरासी। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात हम कर रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की। क्रिस्टलीय ठोसों की बात चर्चा हम कर चुके हैं। तो इनके अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है? लघुपरासी अक्रिस्टलीय ठोसों की। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। ठीक है। अब जिसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक ठोस न कह के इसे हम बोलते हैं आपका द्रविक ठोस या द्रव ठोस बोलते हैं, द्रविक ठोस कहते हैं। अर्थात यह क्या कहता है? इसे हम द्रविक ठोस कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका रीजन ये है कि इसमें क्या होता है? द्रव की भांति बहने का गुण पाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कि घर में जो खिड़कियां लगती हैं उनमें बालकनियों में जो खिड़कियों में शीशा लगाता है, वो कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे जब वो खिड़कियों में लगा रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि आप देखेंगे कि उसकी जो थिकनेस होती है नीचे की तरफ बढ़ जाता है और ऊपर की तरफ कम हो जाता है। या फिर कभी आपने देखा होगा कि जब नई नई गाड़ियाँ हमारे यहाँ आती हैं, जैसे बसें हो गई, 4 व्हीलर हो गए, तो पहले उनकी खिड़कियों में खनखनाहट नहीं होती है, लेकिन कुछ समय जैसे जैसे बीतता है तो उसके बाद उनके खिड़कियों में खनखनाहट आ जाती है। ऐसा आपने फील किया होगा। क्यों होता है? कभी आपने सोचा नहीं। आप करीब से देखोगे तो उसकी क्या होती है? ऊपर से थिकनेस कम हो जाती है और नीचे की तरफ थिकनेस ग्लास का बढ़ जाता है, जिसके कारण जो रबर बना रहता है उनके ऊपर साइज में, उसमें क्या होता है? गैप बन जाता है और उनमें क्या होती है? खनखनाहट होने लगती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ग्लास होता है या शीशा होता है, कांच, वह क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है और उसमें क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। धीरे धीरे वो ऊपर से क्या होता है? नीचे की तरफ मोटा हो जाता है। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? द्रविक ठोस भी कहते हैं। ये विषमदैशिक प्रकृति के न होकर ये क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। क्या होते हैं? समदैशिक। अर्थात ये क्या होते हैं? इनके जब कणों की व्यवस्था निश्चित है ही नहीं, जैसे उसमें निश्चित व्यवस्था, इसमें कोई भी कण कहीं भी पाया जा सकता है। कोई भी कण कहीं भी पाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया। कोई भी व्यवस्था हो सकती है, कोई फिक्स व्यवस्था नहीं है, कोई कहीं भी हो सकता है, किसी का कोई फिक्स नहीं है। कुछ कोई कहाँ है, कैसे है, कैसे नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कौन किसके तरफ रहेगा। तो इनकी जब क्या होगा कि कहीं से भी अगर यहाँ से प्रकाश गुजारो, यहाँ से कहीं से भी सेम अपर्तनांक, सेम चालकता मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इन क्या होते हैं? सभी दिशाओं में इनका भौतिक गुण क्या होता है? समान होता है। इसलिए ये क्या होते हैं? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब बात आती है, यदि इन्हें हम तेज धार के औजारों से काटें तो इनका विदलन क्या होता है? सपाट नहीं होता है। सपाट नहीं होता है। ये क्या होते हैं? खुरदुरे कटते हैं, सपाट नहीं होता है। ये था हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब आप लोगों को पता चल चुका है क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। हमने बताया कि ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और इन्हें किस आधार पर विभाजित किया गया है? इनके कणों की व्यवस्था के आधार पे। तो ठोस क्रिस्टलीय ठोसों के कणों की व्यवस्था क्या है? दीर्घपरासी, नियमित एवं निश्चित। अक्रिस्टलीय ठोसों के कणों की व्यवस्था क्या है? लघुपरासी, अनियमित, अनिश्चित। क्रिस्टलीय ठोसों के जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति फिक्स होती है और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका फिक्स नहीं होता, अर्थात निश्चित नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं
वे क्या होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में होने के कारण इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस बोलते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोसों को हम द्रविक ठोस बोल सकते हैं। ये विषमदैशिक प्रकृति के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। उसका रीजन आप जान गए हो। कोई भी आपसे पूछेगा कि विषमदैशिक और समदैशिक का मतलब क्या है, तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि यदि कोई भी ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करे तो वह विषमदैशिक, और अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में या किसी भी दिशा में समान उसके गुण प्रदर्शित हो भौतिक गुण, तो वह समदैशिक होता है। अब ये भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल पूछ ले कौन से ऐसे भौतिक गुण हैं जो भिन्न भिन्न होंगे और जो समान होंगे क्रिस्टलीय ठोसों के, तो आप बता सकते हो जैसे चालकता, अपवर्तनांक, आघातवर्धनीयता, कठोरता, तन्यता आदि भौतिक गुण क्रिस्टलीय ठोसों के भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु अक्रिस्टलीय ठोसों के समान होते हैं। ठीक है। अब बात तेज धार के औजारों, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कि रॉड हो गया, सरिया लोहे की होती है, उसे जब हम काटते हैं तो उसका सतह बिल्कुल चिकना होता है, बिल्कुल चिकना होता है। अपितु यदि हम कोई जैसे कांच ले लो, कांच काटना हुआ कितना भी, या जो नॉर्मल कांच होते हैं या फिर कोई फाइबर का या प्लास्टिक का कोई पाइप हुआ, उसे हम काटते हैं तो उसका सतह चिकना नहीं होता, थोड़ा सा खुरदुरा रह जाता है। तो इसलिए इनके विदलन भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम बात करेंगे, ठोस के प्रकार की बात हो गई, अब हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार की। क्रिस्टलीय ठोसों के कणों की व्यवस्था को हमने जाना। अब क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार की बात करते हैं, किस बेस पे इन्हें डिवाइड किया जाए। चूंकि हमें पता है, देखो कणों की व्यवस्था की हमने बात किया, क्रिस्टलीय ठोसों की नियमित व्यवस्था होती है, लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनके अवयवी कणों, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं भाई, क्रिस्टलीय ठोसों के कणों की व्यवस्था जो थी निश्चित थी, नियमित थी, लेकिन अब यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोसों का विभाजन किया गया है इनके कणों के प्रकार तथा इनके कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर। तो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को उनके घटक कणों के प्रकार व उनके मध्य लगने वाले बलों के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक हमारा आणविक ठोस, दूसरा हमारा है आयनिक ठोस, तीसरा हमारा है सहसंयोजक नेटवर्क ठोस, और चौथा हमारा है, तो हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण बात करेंगे, जिसमें हम आणविक ठोस की बात करेंगे और आणविक ठोस के प्रकार, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और हमारे सहसंयोजक नेटवर्क ठोस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।